सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज की हमारी इस कक्षा में हम व्याकरण का एक रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक छोटा सा अध्ययन बिंदु ले रहे हैं, जो आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है। हमने बार बार पढ़ा है उसे और बहुत लंबे समय से हम पढ़ते आ रहे हैं। हमारी रचनात्मक अभिव्यक्ति का ये अध्ययन बिंदु है पत्र लेखन। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि इस एक छोटे से टॉपिक में हमारे पास अगर हमें लिखना आ जाए, कुछ अध्ययन बिंदुओं को हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हैं और कहीं पर भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन अपने इन अध्ययन बिंदुओं को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। पत्र लेखन अपने आप में एक कला कहा जा सकता है, एक योग्यता कही जा सकती है, क्योंकि पत्र तो सभी लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि आज के इस समय में आप लोगों को पत्र लिखने का बहुत कम मौका मिल पाता है, क्योंकि आप लोगों के पास अपने बहुत सारे गैजेट्स हैं, फेसबुक, ईमेल, इस तरीके के टेलीफोन है, इस तरीके के जो जितने भी हैं, उसकी वजह से हम लोगों का पत्र लिखना थोड़ा कम सा हो गया है, क्योंकि हम इन संचार साधनों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेते हैं और वो भी बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड से कर पाते हैं। इसलिए पत्र लेखन अपने अब आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत कम हो गया है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि आपको स्कूल से लीव लेनी है या आपके मोहल्ले में कहीं कोई गंदगी वगैरह हो रही है या कोई भी इस तरीके की समस्या आ रही है, सामाजिक समस्याएं जो आपको काम करवाने हैं, तो उसके लिए तो हमें पत्र लेखन आवश्यक ही रहता है। उसके अलावा पत्र लेखन का एक जो एक विशेष कारण है वो ये कि ये एक ऐसा साधन है जो कि वो लिखित भी है और स्थायी हो जाता है। जो लिखित चीज़ है वो स्थायी हो जाती है। तो यही वजह है कि हम पत्र लिखना हमारे लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है। पत्र के दो प्रकार होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक यानी फॉर्मेलिटी, अनौपचारिक जहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो। बहुत ही इजी चीज़ है कि दोनों तरीके के पत्र होते हैं और इन दोनों पत्रों के अपने अपने एक क्षेत्र है, जिन्हीं क्षेत्रों में हम लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र हम कार्यालय यानी ऑफिस कार्यों के लिए लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र यानी आप एप्लीकेशंस जहाँ आप लिखते हो, या व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र जो लोग बिजनेस करते हैं या बिजनेस के थ्रू कुछ चीज़ मंगवाना है या भेजना है या कोई ऑर्डर करना है, तो उस वजह से इन तीन चीज़ों के लिए औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र सिर्फ अपने निकट संबंधियों या मित्रों को, यानी जो हमारे अपने लोग हैं, जिनके साथ हमारी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, कोई औपचारिकताएं नहीं होती, उन्हीं को लिखे जाते हैं ये पत्र। और इन पत्रों में हमेशा हमारी अपनी खुद की निजी बातें होती हैं। अब पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक तो विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता यानी विचार हमेशा एक के बाद एक कंटिन्यूस में होने चाहिए। पत्रों का यूं नहीं है हम पत्र लिखने बैठे, एक बात हमारी पूरी नहीं हुई, जितने हमारे मन में कुछ और आया हमने उसको लिख दिया, उसको लिखते लिखते पुरानी चीज़ जो हम पहले लिख रहे थे उसमें लगा कि अब यार ये भी कुछ बाकी रह गया, इसको भी लिखना था, तो हमने फिर अपनी पहले वाली बात को कंटिन्यू कर लिया। तो इस तरीके से ऊपर नीचे क्रम नहीं टूटना चाहिए। एक व्यवस्थित तरीके से एक के बाद इस तरीके से अध्ययन बिंदु बनाकर हमें पत्र लिखना चाहिए। जब हम पत्र लिखने बैठते हैं तो दूसरी चीज़ जो है कि हम पत्र किस उद्देश्य से लिख रहे हैं और उसकी विषय वस्तु, उसका विषय क्या है, किस विषय के ऊपर लिख रहे हैं, ये दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमारे पत्र में शो होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि हाँ, हमने जिस वजह से पत्र लिखा है वह वजह पूरी तरीके से पत्र में नज़र आ रही है, समझ आ रही है। इसके अलावा जब हम पत्र लिखते हैं, आप भी जब फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो निश्चित है कि जो आपका लहजा होता है बोलने का, किसी बड़े ने फ़ोन उठा लिया तो आप उनको प्रणाम करोगे, किसी छोटे ने तो उसको बड़े प्यार से अभिवादन करके बोल रहे हो या आशीर्वाद देकर बोल रहे हो।
तो ये जो आपका फ़ोन पर बोलने का तरीका है, पत्र में भी वही सब लिखने का तरीका है कि आप जिसको भी पत्र लिख रहे हो उसका पद, उसकी आयु, उससे आपका संबंध, उसके लिए अनुकूल शब्दों यानी उसके लिए जो उचित शब्द हों उन शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। उसके अलावा पत्र की भाषा बहुत सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। सरल और स्पष्ट मतलब सामने वाले को समझ आना चाहिए। यूँ नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई अपने दिखावे के लिए बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर ले कि मैं इससे बहुत अच्छा लगूंगा, या हमें पत्र लिखना ही नहीं आ रहा है, हम क्या लिखना चाह रहे हैं सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, बहुत सरल और स्पष्ट चीज़ हमारे पत्र में होनी चाहिए। वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा औपचारिकता या बहुत ज़्यादा दिखावा पेश नहीं करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार का अर्थ होता है कि बेवजह पत्र को लंबा 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 नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक हमें अपनी बात को लिखना चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं कि बहुत संक्षेप में हम कर दें, संक्षेप यानी छोटा संक्षेप में कर दें हम पत्र को, और ये भी नहीं होना चाहिए कि हम पत्र को बहुत बड़ा लिख दें। उसके अलावा पत्र लिखने के कुछ विशेष अंग यानी कुछ विशेष बिंदु होते हैं जिनके अनुसार 1 बाय 1 उन बिंदुओं का हमें उपयोग अगर करके हम लिखते हैं तो वो पत्र उचित रहता है। तो हमें पत्र लिखते वक्त उन सभी अंगों का पूरा प्रयोग करना चाहिए। ये अंग लगभग 8 होते हैं। पत्र के 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों में मैं आपको बता रही हूँ, और अगर इन्हीं के आधार पर हम पत्र लिखना भी सीखेंगे। पत्र के प्रेषक का पता, यानी जब हम पत्र लिखने बैठ रहे हैं तो ऊपर राइट साइड में जो पत्र भेजने वाला है यानी लिखने वाला, उसका पता, और कई बार ऐसा होता है पता नहीं भी लिखो तो उस जगह का नाम और दिनांक ये हमें अवश्य लिखने चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर आता है पत्र प्रारूप का पद नाम व दिनांक। हम जिसको भी पत्र लिख रहे हैं यानी जो हमारे पत्र को प्राप्त करेगा उसका पदनाम यानी वो जिस भी पद पर है। औपचारिक पत्र हमेशा पदों को ही लिखे जाते हैं, और अनौपचारिक में भी पद नाम, जैसे हमने दादाजी को लिखा तो ये भी तो उनका पद हुआ, मैंने अपने मामा जी को लिखा तो ये भी तो एक पद है, उनका घर में पद है, तो वो पद नाम लिखना है। यानी कि जैसे मैं लिख रही हूँ, अगर अनौपचारिक पत्र भी लिख रही हूँ तो पूजनीय दादाजी, मैं उनका नाम नहीं लिख रही हूँ। दादाजी मेरे लिए उनका पद दादाजी का है तो मैं दादाजी लिखूंगी, पिताजी का है तो पिताजी लिखूंगी, माताजी है तो माताजी लिखूंगी, तो वो पद नाम लिखा जाएगा। और औपचारिक पत्रों में तो निश्चित है कि बाहर जो अधिकारियों के पद है उन्हीं का पद नाम का जिक्र होगा, वहाँ भी नाम नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं अपने प्रधानाध्यापक को तो आप तुरंत लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, आप अपने प्रधानाध्यापक का नाम नहीं लिखेंगे, यानी पद नाम, उनका दिनांक लिखेंगे, और उसमें किस जगह के लिए लिख रहे हैं वो स्थान का नाम भी आएगा। उसके बाद आता है पत्र का विषय। अगर हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो बाकायदा हम उस पर विषय टॉपिक डालकर बहुत कम शब्दों में उस विषय का जिक्र करेंगे, उस विषय को हम लिखेंगे। और अगर अनौपचारिक लिख रहे हैं तो जिस विषय के बारे में हम बात करना चाहते हैं उसके संदर्भ में हम 3-4 लाइनों का पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। ठीक है। उसी के साथ संबोधन, अभिवादन, आशीर्वाद। संबोधन, अभिवादन, आशीर्वाद ये 3 चीज़ इसलिए दी गई है क्योंकि इन 3 में से हम कोई एक चीज़ का उपयोग करेंगे। जो भी है, जैसे मैं अपने दादाजी को अगर पत्र लिख रही हूँ तो मैं तुरंत पूजनीय दादाजी, ये मेरा उनको संबोधन है, सादर चरण स्पर्श। ठीक है। अपने से छोटे को लिख रही हूँ तो प्रिय करके लिखूँगी, उसे आशीर्वाद दे के लिखूँगी। तो ये यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी। उसके बाद पत्र की विषय वस्तु। पत्र की विषय वस्तु यानी डिटेल में हमको अब अपना विषय लिखना है। हम जो भी कुछ लिखना चाहते हैं या कहना चाहते हैं वो हमें वहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमारा छठा बिंदु आता है समाप्ति, यानी अब हम पत्र समाप्त कर रहे हैं तो उसके लिए जो चयनित विषय सामग्री होती है उसका वहाँ पर हमें जिक्र करना है, उसे हमें वहाँ लिखना है। और 7वां बिंदु आता है
हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली। हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली यानी जब हम अपना पत्र खत्म करते हैं तो उसके बाद हम फिर एक, आप लोगों को पता होगा, छोटे से ब्लॉक में साइड में आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, प्रार्थी, इस तरीके की चीज़ें डालकर नीचे अपना नाम लिखते हैं। तो हस्ताक्षर से पूर्व यानी नाम से पहले, हस्ताक्षर का मतलब आप नाम समझ सकते हो, तो वहाँ पर उससे पूर्व जो हम संबोधन लिखते हैं वही संबोधन वापस आएंगे। और नीचे हस्ताक्षर यानी कि आप अभी छोटे बच्चे हैं तो आपका नाम आता है, आप साइन करते हैं तो साइन आता है, बड़े बड़े कार्यालय पत्रों में साइन करे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने एक तालिका दी है आप लोगों को कि किस पत्र के लिए किस तरीके की संबोधन आते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं, ठीक है, अपने से बड़ों तथा गुरुजनों के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो उनके लिए संबोधन क्या आएगा। जैसे मैंने अभी बताया था पूजनीय दादाजी, तो पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, माननीय, माननीय स्त्रीलिंग के लिए लगता है, पूजनीय ये भी स्त्रीलिंग के लिए लगता है। ठीक है, और मान्यवर। अभिवादन में सादर चरण स्पर्श, अभिवादन, सादर प्रणाम, ये सब चीज़ें आती है। और बाद में जो मैंने हमने पढ़ा था कि हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली, पत्र लिखने के बाद जैसे आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, कृपाकांक्षी, स्नेहभाजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। अब यही लेटर अगर हम अपने मित्र को लिखते हैं या हमारे बराबर वालों को लिखते हैं तो उसके लिए फिर संबोधन किया जाता है, प्रिय मित्र, बंधुवर, प्रिय भाई बहन, बंधु, इस तरीके से प्रिय लगाकर बात कर लेते हैं। और उनके लिए वापस हम अभिवादन में नमस्ते, नमस्कार, ठीक है, ये मधुर स्मरण यानी मधुर यादें, ठीक है। और बाद में अंत में जो नाम से पहले या हस्ताक्षर से पहले की शब्दावली में तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारा स्नेही, इस तरीके से आ जाता है। लिंग बदलने के साथ ये चीज़ें बदल जाती हैं। उसके बाद अपने से छोटों के लिए बहुत अच्छे से हमें पता है, प्रिय लगाकर नाम, जैसे मित्र है तो प्रिय मित्र, प्रिय बंधुवर, इस तरीके से मित्र के लिए लगाते हैं। तो जो हमसे छोटे हैं उनके लिए हम प्रिय के बाद मित्र या बंधुवर न लगाकर उनका नाम लिख लेते हैं। प्रसन्न रहो, खुश रहो, शुभाशीर्वाद, इस तरीके के हम अभिवादन लिखते हैं। और उसके बाद तुम्हारा हितैषी, शुभचिंतक, शुभेच्छु, पत्र के आखिर में इस तरीके से उसे लिखा जा सकता है। अगर अपरिचित जनों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अब औपचारिक पत्र आ गए हैं, तो जहाँ अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो प्रिय महोदय, महोदया, प्रिय महाशय, मान्य महोदय, ये तो हो गया संबोधन। अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार, और लास्ट में भवदीय या भवदिया यानी आपकी प्रार्थना, आपसे प्रार्थना करने वाला या करने वाली। उसके लिए उसके बाद हमारे जैसे अधिकारियों को हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सीधी सी बात है, महोदय लिखा जाता है, अभिवादन नहीं लिखा जाता, और नीचे आ जाता है प्रार्थी। प्रार्थी यानी प्रार्थना करना वाला। और जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, दोनों चीज़ दी गई, प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्या। प्रधानाचार्य पुल्लिंग के लिए है और प्रधानाचार्या स्त्रीलिंग के लिए है। इसी तरह से प्रधानाध्यापक पुल्लिंग है और प्रधानाध्यापिका स्त्रीलिंग है। तो आगे भी यही स्थिति आ जाती है, महोदय या महोदया। आप अपने आप में कंफर्म करें, अपने आप में ये देखें कि आप जिसे पत्र लिख रहे हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग है तो उनके लिए संबोधन महोदया हो जाएगा, अगर पुल्लिंग है तो उनके लिए संबोधन महोदय हो जाएगा। इनके लिए भी आगे अभिवादन में कुछ नहीं होता क्योंकि ये औपचारिक पत्र है, ठीक है। और उसके बाद अंत में जो हस्ताक्षर से पहले के आते हैं वही प्रार्थी, कृपाकांक्षी, प्रार्थनी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ये थी हमारी व्यवस्थित एक तरीके से टेबल या तालिका, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं। अब ये इन अंगों के आधार पर एक पत्र लिया है मैंने
ठीक है, ये पत्र का प्रारूप होता है, जहाँ हम सबसे पहले आपको दिया गया है प्रेषक का नाम, प्रेषक का पता। हमारा फर्स्ट अंग था कि प्रेषक यानी पत्र को भेजने वाले का नाम, पता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नाम, पता, दिनांक ये सब आ जाएंगे ऊपर के 3 लाइनों में। उसके नीचे दे रखा है पत्र प्रापक अधिकारी का पद, नाम व पता। वही जिसे भी हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, पता, उसका पते में जहाँ वो रहता है वो सब आ जाएगा। उसके बाद नीचे आता है विषय। विषय आया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जिस भी विषय पर हमें अपना पत्र लिखना है, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में, बहुत कम शब्दों में हमें वो विषय लिखना है। उसके बाद हमें उस अधिकारी के लिए अपना संबोधन, ये जो पत्र का प्रारूप है वो औपचारिक है, तो उस पद नाम के लिए संबोधन, विषय वस्तु लिखनी है। उसके बाद जिस विषय पे हम पत्र लिख रहे हैं उसके बाद प्रथम अनुच्छेद यानी प्रथम पैराग्राफ। हमको पत्र लिखते समय भी पैराग्राफ या गद्यांश लिखने का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले पैराग्राफ में तो हम क्या लिखेंगे? जो भी हमारी समस्या है वो, और दूसरे में हम उस अधिकारी से क्या अपेक्षा रखते हैं, उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं कि वो हमारी समस्या को निवारण कैसे करेंगे। और बाद में यहाँ समापन के लिए आप जो भी 2-4 वर्ड हम उनसे कहना चाहते हैं कि भाई हम आपसे ये रखते हैं और आप ऐसा वैसा ऐसा करेंगे, हमारे लिए ये सुविधा करेंगे। और फिर आपका प्रार्थी आ गया, हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली या हस्ताक्षर। तो यहाँ पर हमारे को जो भी संबोधन लिखना है, आप भवदीय, आपका कृपा, आप भवदीय, प्रार्थी, इस तरीके का जो भी संबोधन लिखना है उसके नीचे अपना नाम और हस्ताक्षर लिख देने हैं। जैसे कि एक औपचारिक पत्र मेरे सामने है, आपके हिसाब से बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र, तो सेवा में ये हमारा संबोधन है। आदर्श माध्यमिक विद्यालय भरतपुर, महोदय, विनम्र निवेदन है कि मुझे कल तेज बुखार है अतः विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे दिनांक 12/10/20 से 15/10/20 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं सदैव आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये आपका आज्ञाकारी शिष्य क्या हो गया? हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली और नीचे हस्ताक्षर या नाम। ठीक है, राजगोपाल और कक्षा 6। ये तो हो गई औपचारिक पत्र के हिसाब से। अब हम देखते हैं अनौपचारिक में भी वही स्थिति है। प्रेषक का पता लिखना है, दिनांक का लिखना है, फिर संबोधन किसके लिए? जो भी हमारे बड़े हैं या जिसे भी हम अपना पत्र लिख रहे हैं, अब वो तीनों तरीके के देखो संबोधन दिए हैं, आदरणीय, पूज्य, प्रिय। जिस तरीके के भी पद को हम लिख रहे हैं, हमसे बड़े या हमारे बराबर या हमसे छोटे, जिन्हें भी हम लिख रहे हैं उनके लिए अभिवादन। और उसके बाद प्रथम अनुच्छेद, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है इसलिए इस पत्र में हम लोग क्या करेंगे कि पहला पैराग्राफ जो होगा उस पैराग्राफ में हम अपनी कुशल क्षेम यानी हम कैसे हैं वो बताएंगे। साथ में हम इस तरीके की उम्मीद करेंगे कि जहाँ हम पत्र लिख रहे हैं या जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वो भी कुशल पूर्वक हैं, वो भी बहुत अच्छे से हैं। इस तरीके का पैराग्राफ हम लिखेंगे। उसके बाद द्वितीय अनुच्छेद। ठीक है भाई, द्वितीय अनुच्छेद है जिसमें हम जिस कारण से पत्र लिखना चाह रहे हैं वो विषय वस्तु डाली, वह चीज़ हमने लिखी, वो टॉपिक हमने इंक्लूड किया। फिर थर्ड पैराग्राफ आ जाता है। अनुच्छेद का अर्थ है पैराग्राफ। ठीक है, जहाँ पर हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उन्हीं से अपने बाकी परिवार वालों के बारे में जानकारी चाहते हैं। उनका अभिवादन हम कर रहे हैं भाई हमारी तरफ से। जैसे दादाजी को लिख रहे हैं तो दादी कैसी है, दादी का ध्यान रखना, मेरा प्रणाम उनको कहना। इस तरीके का पैराग्राफ बनाकर हम लिखेंगे। उसके बाद हस्ताक्षर से पहले की शब्दावली, वही चीज़ आ गई, यानी आपका प्यारा पौत्र या आपका प्यारा पुत्र। ठीक है, आपका
आशीर्वाद का इच्छुक, ठीक है, इस तरीके के लिख कर फिर अपना नाम लिखेंगे। अब ये एक पत्र है जहाँ पर एक पुत्र अपने पिता से पैसे मंगवा रहा है, ठीक है। देखो इसने एक ही पैराग्राफ में सारी चीज़ें लिखी है। सबसे ऊपर अमरनाथ विद्या आश्रम यानी वहाँ से वो लिख रहा है, ठीक है। पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श हो गया। अमरनाथ विद्या आश्रम यानी कि प्रेषक का नाम आ गया। प्रेषक का उसने सिर्फ अपना पता डाला है, डाल सकते हैं या तो नाम पता सारा डालो या जगह का और दिनांक का डाल दो। तो उसने डाला है अमरनाथ विद्या आश्रम भीलवाड़ा, मतलब प्रेषक अमरनाथ विद्या आश्रम भीलवाड़ा में रहता है, ठीक है। उसके बाद वह क्या कर रहा है कि पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, ठीक है। आशा है आप सानंद होंगे। अब अभिवादन भी आ गया, संबोधन भी आ गया और फर्स्ट लाइन में उसने कुशल क्षेम भी पूछ ली, आप सानंद होंगे, मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है। अपनी कुशल क्षेम भी बता दी और पिता की भी पूछ ली। मुझे कुछ सहायक पुस्तकें खरीदने के लिए लगभग 200 रुपये की आवश्यकता है। अब यह विषय वस्तु पर आ गया, मुझे अपनी सहायक पुस्तकें खरीदने के लिए 200 रुपये की आवश्यकता है। अस्तु 200 रुपये धनादेश द्वारा अविलंब भेजने की कृपा करें। धनादेश यानी मनी ऑर्डर, ठीक है, कृपा करें ताकि समय पर आवश्यक पुस्तकें करके अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकूं। ये उसने अपनी पूरी विषय वस्तु लिखी है और अंत में वह लिख रहा है कि माता जी को चरण स्पर्श। मैंने कहा ना, तीसरा अनुच्छेद जहाँ पर हम परिवार वालों उनसे संबंधित परिवार वालों के बारे में पूछेंगे। इसने लिखा है माता जी को चरण स्पर्श यानी माता जी को अभिवादन कर दिया। इप्सा को मधुर प्यार, ये इप्सा निश्चित उसकी छोटी बहन होगी या बड़ी बहन। प्यार दे रहा है इसका मतलब वो छोटी बहन ही है, ठीक है। तो इप्सा को मधुर प्यार, वो अपनी छोटी बहन के लिए मधुर प्यार दे रहा है। अपना लेटर वहीं ख़त्म करता है। आपका आज्ञाकारी पुत्र यानी हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली का प्रयोग इसने किया है। आपका आज्ञाकारी पुत्र प्रत्युष, ठीक है। या मुझे यकीन है कि आपको पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कोई क्वेरीज रहती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये अध्ययन बिंदु खत्म होता है। धन्यवाद।